नमस्कार दोस्तों। अब हम देखेंगे बिहार जुडिशियरी 28 नवंबर 2018 में आया हुआ लॉ का पेपर, जिसमें कि 150 क्वेश्चन आए थे एमसीक्यू और टाइम इसमें 2 घंटा मिले थे। जीएस में जो कि 27 नवंबर 2018 को हुए थे, उसमें 100 क्वेश्चन थे एमसीक्यू के और उसमें 1.5 घंटा का समय दिया गया था। तो अब देखते हैं हम 28 नवंबर 2018 में बिहार जुडिशरी में आए हुए लॉ का क्वेश्चन पेपर विथ आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, क्लॉज के टू आर्टिकल 51A was added by the Constitution 86th Amendment Act 2002। अनुच्छेद 51A में खंड का किसके द्वारा जोड़ा गया? तो यह जोड़ा गया संविधान के 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज रिकॉग्नाइज्ड एज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बोला गया इंदिरा गांधी वर्सेज राजनारायण में। निम्नलिखित में से किस मामले में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव भारतीय संविधान की मूल संरचना के रूप में पहचाना जाता है? तो इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण में। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस में क्या हुआ था दोस्तों? राजनारायण है वो अपोजिट पार्टी के थे, इंदिरा गांधी कांग्रेस के थी, वो भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी थी और वो इलेक्शन लड़ी थी, इंदिरा गांधी जीत गए और उसमें धांधली हुआ था, बोगस वोट पड़े थे, बूथ कैप्चरिंग हुआ था। तो राजनारायण ने केस किया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि इलेक्शन जो है वह उसमें धांधली हुआ है और इसमें बोगस वोट पड़े, बूथ कैप्चरिंग हुआ है, इसलिए री इलेक्शन कराया जाए और इनका कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया इंदिरा गांधी के। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा ही फैसला दिया और उसके बाद इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दिया था ताकि वह देश के प्राइम मिनिस्टर बने रहे, जो कि अभी तक लोग कांग्रेस के लोग भी इसको सही नहीं चाहते, विपक्ष भी हमलावर रहते हैं कि ये जो भी हुआ था वह गलत हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जानने से पहले आप ये जानिए कि व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, मतलब पृथ्वीकरण का सिद्धांत क्या है? तो सरकार के तीन अंग है, एक हो गए एग्जीक्यूटिव, दूसरा हो गए लेजिस्लेटिव, तीसरा हो गया जुडिशियरी। तो लेजिस्लेटिव का पहले लेते हैं। तो लेजिस्लेटिव का काम है कानून को बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है कानून को इम्प्लीमेंट करना, जुडिशियरी का काम है कि कोई भी कानून में सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, कोई गलत कर रहा है, कानून का गलत इस्तेमाल कर रहा है, गलत इम्प्लीमेंट कर रहा है, कानून का वायलेशन कर रहा है, तो उसको दंडित करना। तो इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। तो इसमें अब क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेज इज नॉट रिलेटेड टू डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। तो मिनर्वा मिल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें मिनर्वा मिल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में ये नहीं बताया कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, बाकी कि हो तो होलोहोहन वर्सेज जचीलहू में बताया गया, RMDC वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में बताया गया, AK गोपालन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास में बताया गया, लेकिन मिनर्वा मिल में वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में यह नहीं बताया गया कि व्हाट इज द मीन्स डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को, सिद्धांत को न बताया गया, न इसकी इम्प्लीमेंट करने के तरीके को बताया गया। हिंदी में चलते हैं। तो निम्नलिखित में तो कौन सा पृथक मामला पृथ्वीकरण के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो ये है मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ, जिसमें कि मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में यह नहीं बताया गया कि यह व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, पृथ्वीकरण का सिद्धांत क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, जिसमें बोला कि पार्लियामेंट हैज पावर टू लेजिस्लेट विथ रिस्पेक्ट टू ए मैटर इन द स्टेट लिस्ट प्रोवाइडेड इट इज इन द नेशनल इंटरेस्ट। यदि नेशनल इंटरेस्ट में है
तो स्टेट लिस्ट में भी पार्लियामेंट कानून बनाएगा। ऐसे स्टेट लिस्ट में स्टेट लेजिस्लेटर बनाएगा, सेंट्रल लिस्ट में पार्लियामेंट कानून बनाएगा और कंकरेंट लिस्ट में दोनों कानून बनाएगा। लेकिन नेशनल इंटरेस्ट का कोई मामला हो तो पार्लियामेंट का पावर है कि स्टेट लिस्ट में वह कानून बनाएगा। संसद को राज्य सूची में किस मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, बशर्ते कि यह राष्ट्रीय हित में है। संसद को राज्य सूची में किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, बशर्ते कि वह राष्ट्रीय हित में हो, नेशनल इंटरेस्ट में हो। नेक्स्ट, अदालतों में बड़ी संख्या में लोकहित मुकदमे की बाढ़ आ गई है, इसलिए अदालतों को चाहिए कि निराशाजनक याचिकाओं को फिल्टर करे और उनको लागत के साथ खारिज करे। निम्नलिखित में से किस निर्णय में यह कहा गया? तो यह कहा गया होली काउ पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम प्रेमचंद्र मिश्रा के केस में। क्या इंग्लिश में क्या है? तो कोर्ट आर फ्लडेड विद द लार्ज नंबर ऑफ PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, सो इट इज डिजायरेबल फॉर द कोर्ट टू फिल्टर आउट फ्रिवलस मतलब झूठा पिटिशंस एंड डिसमिस देम विथ कॉस्ट। उस पर कॉस्ट लगा दो। कॉस्ट एक तरह के आप फाइन मान सकते हो, है ना। फाइन नहीं दोगे तो जेल जाओगे, लेकिन कॉस्ट नहीं दोगे तो पहले उसको फाइन में कन्वर्ट करेगा फिर जेल भेजेगा। तो कॉस्ट मतलब 5,000 रुपया, 10,000 रुपया, 20,000 रुपया दो, आप जमा करो। इट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट इट वाज हेल्ड कि PIL बहुत सारा है तो उसको फिल्टर करो और जो गलत PIL है उस पर फाइन लगाओ, कॉस्ट लगाओ। तो ये बोला गया होली काउ पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस प्रेमचंद्र मिश्रा के केस में। नेक्स्ट है, इनमें से किस विचार को व्यक्त किया गया है कि भारतीय संविधान उतना ही संघीय है जितना इसे दोहरी राजनीति कहा जा सकता है? तो इसको कहा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। हु अमंग द फॉलोइंग एक्सप्रेस्ड द व्यू दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल एज मच एज इट एस्टेब्लिशेज व्हाट मे बी कॉल्ड ए ड्यूअल पॉलिटी। ठीक है, तो इसको कहा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। नेक्स्ट है कि द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट बिकम लॉ ऑफ द लैंड अंडर आर्टिकल 141। उच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भूमि की विधि बन जाती है अनुच्छेद 141 के अंतर्गत, आर्टिकल 141 के अंतर्गत। मतलब वह कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का काम करता है ना, वो पूरे देश पे लागू होता है। नाउ क्वेश्चन 8, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इशू एन ऑर्डिनेंस इज एन, क्या है? वह एक है लेजिस्लेटिव पावर। द पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इशू एन ऑर्डिनेंस इज एन लेजिस्लेटिव पावर है, क्योंकि प्रेसिडेंट हो जो लेजिस्लेटिव का भी पार्ट होता है, एग्जीक्यूटिव का हेड होता है, ये दोनों में काम करता है। तो ये जो पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो पावर है टू इशू एन ऑर्डिनेंस, तो क्या यह एग्जीक्यूटिव शक्ति है या लेजिस्लेटिव पावर है? तो लेजिस्लेटिव पावर है। एग्जीक्यूटिव द्वारा लेजिस्लेटिव पावर का इस्तेमाल है ये। और ये आंसर जो दिए गए हैं, प्रोवाइड किए गए हैं दोस्तों, ये BPSC द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। In first instance, the President can issue a proclamation of financial emergency for a period of 2 months. Financial emergency आर्टिकल 360 2 महीने के लिए लगाया जाता है इनिशियली। और 352 है नेशनल इमरजेंसी, 356 है स्टेट इमरजेंसी इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल्योर इन द स्टेट। 356 इम्पोज करके प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। और अब नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा इसको हिंदी में देखते हैं पहले। भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है विधायी शक्ति। नेक्स्ट है कि पहली ही अवस्था में राष्ट्रपति किस अवधि के लिए
वित्तीय आपातकाल की घोषणा जारी रख सकते हैं, तो यह है 2 महीने के लिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडमार्क जजमेंट राइट टू प्राइवेसी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज ए फंडामेंटल राइट। तो जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में के जस्टिस के एस पुट्टास्वामी जो रिटायर्ड थे वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में बोला गया कि राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट। निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक निर्णय में गोपनीयता के अधिकार को एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया है? तो न्यायमूर्ति के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ के केस में यह बोला गया है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ट्रिपल तलाक वाज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो 2018 में 2017 में ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था और यह करंट अफेयर में उस समय आया था। तो यह है गुलशन कुमार, ए और बी दोनों के केस में। यह है एक सायरा बानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, दूसरा है गुलशन प्रवीण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। निम्नलिखित निर्णय में से किस में उच्चतम न्यायालय ने 3 तलाक को असंवैधानिक बताया? तो सायरा बानू वर्सेस भारत संघ। दूसरा केस है गुलशन परवीन बनाम भारत संघ, ए और बी दोनों में। ये आंसर प्रोवाइड किए गए हैं बीपीएससी द्वारा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फाइंड प्लेस in the preamble of the Constitution of India? Which of the following does not find place in the preamble of the Constitution of India? तो liberty of thought and expression है, preamble में है। economic justice for all preamble में है। dignity of the individual preamble में है। education for everyone ये preamble में नहीं है। free education to up to 14 years चिल्ड्रन ए प्रियम्बल में लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कि 14 साल से नीचे के बच्चों को फ्री एजुकेशन, लेकिन एजुकेशन फॉर एवरीवन ये नहीं कहीं लिखा हुआ है। इसकी इंग्लिश में देखते, हिंदी में देखते, निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थान नहीं मिला है? तो विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता मिला है, प्रियम्बल में है। सभी के लिए आर्थिक न्याय है, सभी के लिए विनम्रता है, सभी के लिए शिक्षा नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्रोफेसर के सी वियरे सेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज क्वासी फेडरल, अर्धसंघीय है। फेडरल किसको कहते हैं? फेडरल स्ट्रक्चर उसको यूनिटरी फेडरल, फेडरल स्ट्रक्चर उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। जैसे यूनियन गवर्नमेंट के पावर अलग है, स्टेट गवर्नमेंट के पावर अलग है, म्यूनसिपलिटी के पावर अलग है, पंचायत के पावर अलग है। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, डीएम के पावर अलग है, एसपी का पावर अलग है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। और ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो क्या होता है? वो होता है सब पावर एक आदमी के पास, राष्ट्रपति के पास, प्रधान या प्रधानमंत्री जो भी है उसके पास। तो वो बोलते हैं यूनिटरी स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। और फेडरल स्ट्रक्चर जो जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। तो होता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर आधा है, पूरा नहीं है, तो इसको क्वासी फेडरल बोलते हैं। इसको किसने कहा? प्रोफेसर के सी वियरे ने कहा। नेक्स्ट, इन विच केस द डिसोल्यूशन ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली बाय गवर्नर बिफोर फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट वाज डिक्लेयर्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये कहा गया रामेश्वर प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। किस मामले राज्यपाल द्वारा बिहार विधानसभा को सरकार गठन से पहले भंग किए जाने को असंवैधानिक बताया? रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ में। नेक्स्ट, ए मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी रिमूव्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर ओनली after an inquiry has been held the Supreme Court of India on reference being made to it by the President में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। राज्य लोकसेवा आयोग के एक सदस्य को उसके विरुद्ध जांच के दुर्व्यवहार के आधार पर हटाया जा सकता है। ये भारत के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है
किस केस में कहा, तो राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित किए जाने पर, रेफरेंस लिए जाने पर। कैरी फॉरवर्ड रूल, तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में कहा। नेक्स्ट है मतलब अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नर करता है, हटाता कौन है, उसको राष्ट्रपति हटा सकता है इंक्वायरी के बाद। नेक्स्ट है 16, कैरी फॉरवर्ड रूल इज अल्ट्रा वायरस वाज हेल्ड इन द केस, तो ये किसमें बताया गया, देवादासन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। आगे बढ़ाने का नियम अधिकारित है, इस विवाद में घोषित किया गया है। अधिकारातीत मतलब अल्ट्रा वायरस है, तो ये बोला गया देवदासन बनाम भारत संघ के केस में। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो है राइट टू गो अब्रॉड इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, ये करेक्ट नहीं है। राइट टू गो अब्रॉड इज ए फंडामेंटल राइट हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। राइट टू फ्री मूव है ना, एनीवेयर इन द वर्ल्ड इवन, तो होगा वो। नेचुरल जस्टिस इम्प्लिसिट इन आर्टिकल 21, राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट। राइट टू लाइफ इंक्लूड राइट टू हेल्थ, तो सभी करेक्ट है। नेचुरल जस्टिस 21 में बोला गया, 21 में क्या है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू प्राइवेसी जो फंडामेंटल करेक्ट है। राइट टू लाइफ इंक्लूड राइट टू हेल्थ करेक्ट है। राइट टू गो अब्रोड इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, तो ये इनकरेक्ट है। राइट टू गो अब्रोड इज ऑल्सो ए फंडामेंटल राइट, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो राइट टू गो अब्रोड इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, तो इज नॉट करेक्ट और तो नॉट करेक्ट है, तो सी आंसर हो जाएगा। मीन्स निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, तो विदेश जाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, यह सही नहीं है, मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 21 में प्राकृतिक निहित प्राकृतिक न्याय है, यस। गोपनीयता का अधिकार मौलिक अधिकार है, यस। जीवन के अधिकार में स्वास्थ्य का अधिकार शामिल है, तो यस। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ मोरलिटी, right to freedom of religion cannot be restricted on the ground of morality, तो ये क्या है, सही है। right to freedom of religion cannot be restricted on the ground of morality, है ना। और can be restricted on the ground of health, yes। security, yes। public order, yes। morality के आधार पर रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है लीगल मैगजिम outrageous is related to डबल jeopardy, लीगल मैगजिम जो है outrageous is related to डबल jeopardy। राज्य लोक सेवा आयोग के एक सदस्य को उसके विरुद्ध जांच के दुर्व्यवहार के आधार पर हटाया जा सकता है। 18 का हिंदी देखते हैं। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार किस आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, तो नैतिकता के आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, स्वास्थ्य के आधार पर किया जा सकता है, राज्य की सुरक्षा के आधार पर किया जा सकता है, सार्वजनिक आदेश के आधार पर किया जा सकता है। विधिक सूत्र outrageous ये संबंधित है, किससे संबंधित है, दोहरे खतरे से, डबल jeopardy, मतलब किसी के ऊपर एक वायलेशन, कानून के वायलेशन के लिए डबल सज़ा नहीं दिया जा सकता है, इसको बोलते हैं डबल jeopardy। रिट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन मतलब पीछे के डेट से लागू करना कोई भी कानून। सेल्फ इनक्रिमिनेशन मतलब खुद मुँह ही बोल रहा हूँ और मेरे से यूँ करवाया जा रहा है कि मैं अपराधी हूँ, तो नहीं। जो कोई मेरे को बोलता है कि मैं अपराधी हूँ, तो अपोजिट पार्टी जो एक्यूजिशन लगाता है उसको साबित करना कि मैं अपराधी हूँ, सम सर्टेन स्पेशल एक्ट को छोड़ के। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ मतलब क्या होता है कि वह मतलब वह ऑटोमेटिक होता है, ऐसा आप जान सकते हैं। जैसे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट है, वो एक्स
पोस्ट फैक्टो और चेयरमैन होता है राज्यसभा का। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ सोवरेन immunity will not apply to a proceeding for award of compensation for violation of fundamental rights, in which case the Supreme Court of India held the above view। तो रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में ये बोला है, सार्वभौमिक प्रतिरक्षा का सिद्धांत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए मुआवजे के पुरस्कार हेतु कार्रवाई पर लागू नहीं होगा। तो ये बोला किसमें, तो ये बोला है रुदल शाह बनाम बिहार में कि प्रिंसिपल ऑफ सोवरेन इम्यूनिटी विल नॉट अप्लाई टू प्रोसीडिंग फॉर अवार्ड ऑफ कंपनसेशन फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, इन विच केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड द अबव व्यू। तो रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में, अकॉर्डिंग टू A.V. Dicey, in India the rule of law is embodied in Article 14 of the Constitution of India, right to equality। आर्टिकल 14 में क्या है, राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल 21 में क्या है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। आर्टिकल 12 में क्या है, स्टेट के बारे में बोलता है। आर्टिकल 13 में क्या बोलता है, आर्टिकल 13 में बोलता है जुडिशियल रिव्यू के बारे में, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट रूप से बोलता है। बोलता क्या है, बोलता है कि एनी मॉडिफिकेशन चेंज और अमेंडमेंट, एनी अमेंडमेंट मान लो, एनी अमेंडमेंट मेड इन फंडामेंटल राइट इज क्या, एनी अमेंडमेंट मेड इन फंडामेंटल राइट बाय पार्लियामेंट इज अल्ट्रा वायरस होगा, या वो मीन्स कैन नॉट बी मेड। फंडामेंटल राइट में कोई भी बदलाव नहीं लाया जा सकता है, आर्टिकल 13 में ये बोलता है। राज्य लोक सेवा आयोग के एक सदस्य को उसके विरुद्ध जांच के बाद दुर्व्यवहार के आधार पर हटाया जा सकता है। अच्छा, ये तो हो गया। डेविड डाइसी के अनुसार विधि का शासन किसमें निहित है, तो विधि का शासन निहित है आर्टिकल 14 में, राइट टू इक्वलिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज ए स्टडी ऑफ पैथोलॉजी ऑफ पावर इन ए डेवलपिंग सोसाइटी, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द होल्डर्स ऑफ पब्लिक पावर फॉर द रूल्ड इज द फोकल पॉइंट ऑफ दिस फॉर्मुलेशन। Who among the following jurists has given this definition? तो इसको कहा है प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी ने। इसको हिंदी में देखते हैं, प्रशासनिक कानून एक विकासशील समाज में सत्ता के पैथोलॉजी का एक अध्ययन है। सार्वजनिक शक्ति धारकों की जवाबदेही शासन के लिए इस फॉर्मुलेशन को केंद्र बिंदु है। निम्न न्यायविदों में से किसने इसे परिभाषा को दिया है, तो दिया प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी ने। नेक्स्ट, किस मामले में मुख्य न्यायाधीश रे ने कहा, न्यायाधीश का नाम क्या है, रे, कहा था कि संविधान कानून का नियम है और कोई भी संविधान में कानून के शासन से ऊपर नहीं हो सकता। कोई भी संविधान में कानून के शासन से ऊपर नहीं हो सकता है। इसको किस केस में कहा है, तो इसको कहा है एडीएम जबलपुर बनाम S.K. शुक्ला के केस में। इन विच केस, तो एडीएम जबलपुर बनाम S.K. शुक्ला केस चीफ जस्टिस R.A.Y. राय या R.A.Y. रे भी बोल सकते हैं, रे सेड दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज द रूल ऑफ लॉ एंड नो वन कैन राइज एबव द रूल ऑफ लॉ, मतलब नो वन इज एबव द कॉन्स्टिट्यूशन इन द एबव द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहा एडीएम जबलपुर वर्सेस S.K. शुक्ला के केस में। निम्नलिखित में से कौन सा वाद
विधि के शासन से संबंधित नहीं है। तो ये है एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ के केस में कहा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉट रिलेटेड टू द रूल ऑफ लॉ। तो एसपी गुप्ता वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया नॉट रिलेटेड विद द रूल ऑफ लॉ। बाकी तो इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण रूल ऑफ लॉ से संबंधित है। एडीएम जबलपुर वर्सेस एसके शुक्ला लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित है, रूल ऑफ लॉ से संबंधित है। जय सिंघानी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई अपवादों के कारण प्रशासनिक कानून का कौन सा सिद्धांत निराशाजनक सिद्धांत है? तो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। विच डॉक्ट्रिन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ मीन्स डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर of administrative law is a dilatory doctrine because of many exceptions. There are bulk of law which govern people and which come into form the legislature but from the chambers of administrators. This is called delegated legislation and it is a different from quasi-legislative action. 26. किस मामले में मुख्य न्यायाधीश 26 ऐसे कई कानून हैं जो विधायिका से नहीं बल्कि प्रशासनिक कक्षों से आते हैं, इससे प्रतिनिधि कानून कहा जाता है। यह है अर्ध विधायी कार्यवाही से अलग है। क्वेश्चन 27, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मस्ट बी कंट्रोल्ड सो दैट इट कैन बी प्रॉपरली एक्सरसाइज्ड। व्हाट इज द कंट्रोल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन? तो ऑल ऑफ द एबव। प्रतिनिधि कानून पर नियंत्रण होना चाहिए ताकि उसका उचित ढंग से प्रयोग किया जा सके। प्रतिनिधि कानून का नियंत्रण क्या है? तो प्रतिनिधि का कानून का नियंत्रण है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मस्ट बी कंट्रोल सो दैट इट कैन बी प्रॉपरली एक्सरसाइज। व्हाट इज द कंट्रोल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन? तो पार्लियामेंट्री कंट्रोल होना चाहिए, प्रोसीजर कंट्रोल होना चाहिए, जुडिशियल कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारे लेजिस्लेटिव पावर एग्जीक्यूटिव को दे दो, एग्जीक्यूटिव पावर लोअर अफसर को दे दो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। The test for determining bias is known as civil liability test, criminal liability test, reasonable likelihood test, collective responsibility test. The test of determining bias is known as reasonable likelihood test. इसका करेक्ट आंसर है। 28 में हिंदी में देखते हैं, पूर्वाग्रह निर्धारित करने के लिए परीक्षण का नाम है उचित संभावना परीक्षण। रूल ऑफ लॉ मीन्स preservativeness of the spirit of law and to avoid arbitrariness. रूल ऑफ लॉ का मीनिंग क्या है? विधि का शासन का मतलब है, क्या मतलब है? कानून की भावना की व्यक्तता और मनमानीपन से बचना। कानून की भावना की व्यक्तता और मनमानीपन से बचना। 30. Natural justice is universal fact of secular life which has given a new life to the legislature, administration and judicial adjudication and provided way to objective life. These rules are part of social justice. This statement was given by Justice Vaidyanathapuram Rama Iyer Krishna Iyer. न्यायमूर्ति वैद्यनाथपुरम रामा अय्यर कृष्णा अय्यर ने कहा है कि धर्मनिरपेक्ष जीवन का एक सार्वभौमिक तथ्य प्राकृतिक न्याय है जिसने विधायिका, प्रशासन और न्यायिक निर्णय के लिए एक नया जीवन दिया है
और उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए रास्ता प्रदान किया है। ये नियम सामाजिक न्याय का हिस्सा है। यह कथन न्यायमूर्ति वैद्यनाथपुरम रामा अय्यर कृष्णा अय्यर ने कहा है। Which of the following doctrine was developed by the court to control the administrative action in India? तो यह है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोमिसरी स्टोपल, डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस। दूसरा भी डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड रूल ऑफ लॉ। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है कि जुडिशरी का है ना एग्जीक्यूटिव के कार्य को करना, जुडिशियल एक्टिविज्म होता है। अब इसको हिंदी में देखते हैं कि भारत में प्रशासनिक कार्यों को नियंत्रण करने के लिए न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत विकसित किया गया था? तो यह है प्रोमिसरी स्टॉपल और न्याय उम्मीदों का सिद्धांत, ए और बी दोनों है। तो ये हो गया, बी है शक्ति पृथक्करण, न्यायिक सक्रियता और विधि के शासन का सिद्धांत। 32 में कहता है परमादेश मंडमस की रीट किसके विरुद्ध नहीं किया जा सकता है? तो ये प्रेसिडेंट के विरुद्ध नहीं किया जा सकता, संसद के विरुद्ध यस, स्थानीय लोकल अथॉरिटी स्थानीय प्राधिकरण के विरुद्ध यस, न्यायपालिका के विरुद्ध यस, कोर्ट और ट्रिब्यूनल के विरुद्ध यस। रीट ऑफ मंडूमस विल नॉट लाई अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Writ of mandamus will lie against the parliament, against the local authority, against the court and tribunal. Article 310 of the Indian Constitution embodies the doctrine of pleasure। ठीक है, आर्टिकल 310 क्या बताता है? प्रसाद का सिद्धांत। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन नो, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नो, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा नो, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर को बताता है। ये आंसर प्रदान किए गए हैं बीपीएससी के द्वारा। Next, what is the effect of violation of the rule ऑडी अल्टरम पार्टम ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ? तो नल एंड वाइड। ये क्या कर रहा है समझने की कोशिश कीजिए। पहले हिंदी में देख लेते हैं। प्रशासनिक कार्रवाई पर ऑडी अल्टरम पार्टम के उल्लंघन का क्या प्रभाव पड़ता है? शून्य और शून्य। तो ऑडी अल्टरम पार्टम में है कि जब केस का ट्रायल चलता है तो दोनों पक्ष के सुन के ही जजमेंट देना है ना। तो उसको बोलते हैं ऑडी अल्टरम पार्टम का सिद्धांत। तो कहता है एग्जीक्यूटिव निर्णय यदि दूसरे पक्ष को सुने बिना दे दिया गया तो क्या प्रभाव होगा? तो नल एंड वाइड, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आर एप्लीकेबल टू द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग ऑल्सो। तो ये कहा एक पैक वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। निम्नलिखित किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत प्रशासनिक कार्यवाही पर भी लागू होते हैं? तो ये कहा है एक पैक बनाम भारत संघ के केस में। क्या कि प्राकृतिक न्यायालय के सिद्धांत प्रशासनिक कार्यवाही पर भी लागू होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आर एप्लीकेबल टू एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग ऑल्सो। नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन नंबर। व्हेन रिव्यूइंग एडमिनिस्ट्रेटिव action, the court is duty is to confine itself to the question of legality. What is the ground for judicial review? तो इसका ए है और बी दोनों है। तो ए में कहता है कमिटेड एन एरर ऑफ लॉ और एक्सीडेड इट्स पावर। बी में कहता है ब्रीच ऑफ नेचुरल जस्टिस और डिसीजन विदाउट रीजन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रीट ऑफ प्रोविजन कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट। एग्जीक्यूटिव बॉडी के अगेंस्ट नहीं हो सकता, जुडिशियल बॉडी के अगेंस्ट हो सकता है, क्वासी जुडिशियल बॉडी के अगेंस्ट हो सकता है। प्रतिषेध रीट किसके विरुद्ध नहीं हो सकता? तो ये कहता है एग्जीक्यूटिव बॉडी के विरुद्ध नहीं हो सकता, न्यायिक निकाय के विरुद्ध हो सकता है, अर्ध न्यायिक निकाय के विरुद्ध हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीट ऑफ quo warranto कैन बी filed by any private person whether aggrieved or not। तो रीट ऑफ quo warranto को दायर किया जा सकता है किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा चाहे पीड़ित हो या नहीं।
ये करेक्ट आंसर है। बाकी ऑप्शन क्या है कि रीट ऑफ क्वो वारंटो दायर किया जा सकता है सार्वजनिक कार्यालय से पीड़ित किसी भी व्यक्ति द्वारा, तो गलत है, किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा, चाहे पीड़ित हो या ना हो। सार्वजनिक कार्यालय से पीड़ित किसी भी व्यक्ति द्वारा, ये गलत है। एक कार्यकारी अधिकारी द्वारा अपना आधिकारिक क्षमता में, गलत है। किसी भी व्यक्ति द्वारा, किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा, चाहे पीड़ित हो या ना हो, वह क्वो वारंटो का रीट फाइल कर सकता है। नेक्स्ट, द आइडिया ऑफ ओम्बुड्समैन वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय हु अमंग द फॉलोइंग। तो कह रहा है मोतीलाल चिमनलाल सेतलवाड द्वारा। तो लोकपाल का विचार सबसे पहले इनमें से किसके द्वारा सुझाया गया था? तो मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड द्वारा। नेक्स्ट है, प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की कार्रवाई को किस प्रकार का माना जाता है? तो यह है अर्धन्यायिक। द एक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इज कंसिडर्ड एज क्वासी जुडिशियल। मिताक्षरा इज ए कमेंट्री ऑन। तो ये मिताक्षरा जो है याज्ञवल्क्य स्मृति का कमेंट्री है। मिताक्षरा टिप्पणी आधारित है याज्ञवल्क्य स्मृति पर, मनु स्मृति नहीं, नारद स्मृति नहीं, पराशर स्मृति नहीं, यह याज्ञवल्क्य स्मृति पर आधारित है मिताक्षरा। By the Hindu Succession Amendment Act 2005, daughter of a co-partner had become the co-partner of a family property. हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा एक सहदायिक की पुत्री सहदायिक बन गई है ना। पुत्री भी अब जमीन जायदाद में पेरेंट के चल अचल प्रॉपर्टी में पुत्र के समान ही बराबर हिस्सा लेंगी। 43, एक हिंदू सहदायिक का एक हिंदू या किसी अन्य लड़की के साथ विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत विवाह। स्वतः सहदायिक का सहदायिकी और संयुक्त परिवार से उसकी सहभागिता समाप्त कर देता है। कहता है मैरिज ऑफ ए हिंदू को पार्टनर विथ ए हिंदू गर्ल विथ एनी अदर अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट ऑटोमेटिकली सेवर हिज मेंबरशिप ऑफ द को-पार्टनरी एंड ऑफ द जॉइंट फैमिली। कहता है मैरिज ऑफ ए हिंदू को पार्टनर विथ ए हिंदू गर्ल विथ एनी अदर अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट, किसी स्पेशल मतलब किसी दूसरे हिंदू को पार्टनर विथ ए हिंदू गर्ल और विथ एनी अदर को पार्टनर ऑफ स्पेशल मैरिज ऑटोमेटिकली सेवर इज मेंबरशिप ऑफ द को पार्टनरी एंड ऑफ द जॉइंट फैमिली डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द जॉइंट फैमिली स्टेटस ऑफ द को पार्टनर। A Hindu co-partner is not allowed to marry under the Special Marriage Act. His status as joint family member and a co-partner is suspended for some time. कहता है कि हिंदू सहदायिका का एक हिंदू या किसी अन्य लड़की के साथ विवाह स्वतः सहदायिका का सहदायिकी और संयुक्त परिवार से उसका सहभागिता समाप्त कर देता है। ये बीपीएससी आंसर दिया है दोस्तों, बी सही है इसका, कि ऑटोमेटिकली सेवर इज मेंबरशिप ऑफ द को-पार्टनरी एंड द जॉइंट फैमिली। नेक्स्ट 44 चलते हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह के समय कन्या का गर्भवती होना विवाह को शून्यकरण करार देने में से एक आधार बन जाता है। प्रेगनेंसी ऑफ ए गर्ल एट द टाइम ऑफ हर मैरिज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 विल बी ए ग्राउंड फॉर मेकिंग द मैरिज एज बाय डिवोर्स। ठीक है। नेक्स्ट
Sapinda relationship under the Hindu law towards the father's and mother's side extend up to 5 डिग्री, है ना, towards the father side and 3 डिग्री towards the मदर साइड। 5 वंश में फादर साइड से 5 वंश ऊपर या 5 वंश नीचे शादी नहीं करना है। तो ऊपर वाले में तो करेगा नहीं, है ना। तो 5 वंश मतलब 3 ऊपर 2 नीचे भी जा सकता है, तो 5 वंश हो गया। 5 वंश ऊपर या नीचे, 5 वंश टुवार्ड फादर नहीं करना है, 5 ऊपर या 5 नीचे भी नहीं करना फादर में, 3 मदर में ऊपर या 3 मदर में नीचे वंश से शादी नहीं करना है, नहीं तो सपिंडा एक ही पिंड का रिलेशनशिप माना जाएगा, मैरिज वाइड हो जाएगा। सपिंड नातेदारी पिता और माता के तरफ हिंदू विधि में फैल होता है। पिता की तरफ 5 श्रेणी में शादी नहीं करना, माता की तरफ 3 श्रेणी में शादी नहीं करना है। A degree of judicial separation passed by a competent court between the parties to a marriage does not affect the marital relationship but suspend the conjugal relationship till the period of decree। जुडिशियल सेपरेशन में आपको डाइवोर्स नहीं हुआ, ओनली है कि आपको अलग रहना है। कितना, तो जितना देता है 1 साल देता है। जुडिशियल सेपरेशन वैवाहिक पक्षकारों के बीच के एक न्यायिक पृथक्करण की अज्ञप्ति जो एक सक्षम अदालत द्वारा पारित किया गया हो, पति पत्नी के संबंधों को प्रभावित नहीं करती, किंतु वैवाहिक संबंध को अज्ञप्ति के प्रभाव भी समय तक विलंबित कर देती है। अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, डॉटर्स सन मतलब बेटी का पुत्र एंड फादर ऑफ ए मेल हिंदू आर लीगल हेयर्स, दे आर प्लेस्ड एज द फॉलोइंग। तो वो लीगल हेयर कहलाए हैं। तो फादर इज द प्लेस्ड इन क्लास 1 एंड डॉटर्स सन इज प्लेस्ड इन क्लास 2 ऑफ द शेड्यूल। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, अब इसको हिंदी में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत पुत्री का पुत्र और पिता जो एक पुरुष हिंदू से संबंधित हैं विधि उत्तराधिकारी हैं, उन्हें निम्नलिखित के अनुसार रखा गया है। तो पिता को उत्तराधिकारी सूची प्रथम दर्जे में और पुत्र को दूसरे दर्जे में रखा गया है। 48 मैरिज ऑफ ए हिंदू मेल और फीमेल अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 विथ ए पर्सन ऑफ अनसाइंड माइंड और वन सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर इज वाइडेबल। ठीक है ना। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत एक हिंदू पुरुष या महिला का विवाह एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो अस्वस्थ चित्त तथा मानसिक रोगी हो के साथ होना क्या कहलाता, शून्य करणीय होगा। तो 3 बातें हैं दोस्तों, ब्लड रिलेशन, सपिंडा रिलेशन, प्रोवेटेड डिग्री रिलेशन शादी नहीं करना, 5(1), 5(3), 5(5) हिंदू मैरिज एक्ट में शादी नहीं होगा। तो वो ऐसा होगा तो ट्रीटेड एज वाइड मैरिज होगा। नाउ 51 ए मैरिज प्रोहिबिटेड अंडर द मुहम्मदन लॉ बाय रीजन ऑफ डिफरेंस ऑफ रिलीजन इफ डन इज इरेगुलर मैरिज।
यदि मुस्लिम कोई दूसरे रिलीजन में शादी कर ले तो इरेगुलर मैरिज होगा, वाइट मैरिज नहीं होगा, है ना। मुस्लिम विधि में एक विवाह जो धर्म के अंतर के होने के कारण वर्जित से यदि किया जाता है तो वह क्या होगा, अनियमित मैरिज होगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 और apostasy from Islam of a Muslim wife will not dissolve her marriage ipso facto। मुस्लिम विवाह विच्छेदन अधिनियम 1939 की धारा 4 के अनुसार एक मुस्लिम पत्नी का धर्म परिवर्तन करता है तो स्वयं उसके विवाह का विच्छेदन नहीं करता। डिसोल्यूशन के लिए जो या तो धर्म लिखा है या कानून से डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज कराना पड़ेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियल फॉर ए वैलिड गिफ्ट और हिबा अंडर द मोहम्मदन लॉ। तो रिटन डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ द गिफ्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियल फॉर ए वैलिड गिफ्ट और हिबा अंडर द मोहम्मदन लॉ। तो रिटन डॉक्यूमेंट्री प्रूफ गिफ्ट का कोई ज़रूरी नहीं होना चाहिए। डिक्लेरेशन ऑफ गिफ्ट होना चाहिए, एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट होना चाहिए, डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय द डोनर टू द डोनी होना चाहिए। DAD डैड रूल, डैड मतलब डिक्लेरेशन ऑफ गिफ्ट, एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट एंड डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ गिफ्ट, ये तीनों होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध हिबा या दान के लिए मुस्लिम विधि में जरूरी नहीं है। तो दान संबंधित लिखित दस्तावेज जरूरी नहीं है, बाकी दान देने की घोषणा जरूरी है, दान की स्वीकृति जरूरी है, दानदाता द्वारा संपत्ति का कब्जा दान ग्रहीता को देना जरूरी है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग केस अंडर द मोहम्मदन लॉ ऑन विडोज राइट टू रिटेन पोसेशन ऑफ हर हस्बैंड्स प्रॉपर्टी। तो मस्त मैना बीबी वर्सेज चौधरी वकील अहमद। तो मस्त मैना बीबी वर्सेज चौधरी वकील अहमद के केस में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग केस अंडर द मोहम्मदन लॉ ऑन विडोज राइट टू रिटेन पोसेशन ऑफ हर हस्बैंड प्रॉपर्टी, है ना। तो इसमें कहा कि मोहम्मदन लॉ में विडो का राइट होता है टू रिटेन पोसेशन ऑफ हर हस्बैंड प्रॉपर्टी। मस्त मैना बीबी वर्सेज चौधरी वकील अहमद के केस में कहा है। ठीक है, इसमें हिंदी ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हु अंडर द मोहम्मदन लॉ कैन क्लेम राइट ऑफ प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन मतलब प्राथमिकता के तौर पर अधिकार। तो साफी सारी के इको शेयरर इन द प्रॉपर्टी, हु अंडर द मोहम्मदन लॉ कैन क्लेम राइट ऑफ प्रीएम्पशन। अब हिंदी देख लेते हैं। मुस्लिम विधि में पूर्व क्रय की मांग कौन कर सकता है। तो संपत्ति में एक सह अंशधारक, को शेयरर इन द प्रॉपर्टी, ये बोलेगा कि कोई भी प्रॉपर्टी आप बेच रहे हो, हम को शेयरर हैं, तो पहले मेरा अधिकार है कि मैं पहले खरीदूंगा, मैं मना कर दूंगा तो किसी और को आप बेचो। मतलब पूर्व क्रय पहले मेरे को खरीदने का अधिकार है। इन फेवर ऑफ हु अमंग द फॉलोइंग इज ए बिक्वेस्ट बाय ए मुस्लिम इज वैलिड। तो ये कहता है ए ग्रैंड सन इन केस ऑफ ए डिसीज्ड सन। इन फेवर ऑफ हु अमंग द फॉलोइंग बिक्वेस्ट बाय ए मुस्लिम इज वैलिड। तो ग्रैंड सन इन केस ऑफ ए डिसीज्ड सन। ठीक है। मुस्लिम विधि में निम्नलिखित में किसी नातेदारी के हित में वसीयत वैध है। तो एक पूर्व मृत पुत्र के बेटे के पक्ष में वसीयत वैध है। ये सन के पक्ष में वसीयत मुस्लिम लॉ में वैध नहीं है। विधवा के पक्ष में वैध नहीं है। पोता के पक्ष में जिसके पुत्र मर गए हों तो पोता के पक्ष में वैध है बोल रहा है वसीयत मुस्लिम लॉ में। इन केस ऑफ वक्त प्रॉपर्टी वेस्ट इन द ऑलमाइटी, मतलब अल्लाह में, गॉड में, है ना। वाकिफ में नहीं, मुतावली में नहीं, बेनिफिशियरी में नहीं, तो वो गॉड में वेस्ट होता है। एक वक्फ में वक्फ प्रॉपर्टी संपत्ति निहित होती है अल्लाह में।
By the third pronouncement, utterance of talaq, 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 which kind of talaq become effective? तो तलाक़ तफवीज, ये आंसर प्रोवाइड किए गए हैं बीपीएससी द्वारा। तो तलाक़ तफवीज में तलाक़ की 3 घोषणा उच्चारण से किस्म का तलाक़ प्रभावित हो रहा था, तलाक़ तफवीज, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी अनकॉन्स्टिट्यूशनल अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया है। इन सुन्नी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस द टोटल नंबर ऑफ शेयरर इज 15। इन सुन्नी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस द टोटल नंबर ऑफ शेयरर इज 15, है ना। हु इज द प्राइम, कहता सुन्नी मुस्लिम विरासत संधि के अंतर्गत संपूर्ण अंशधारियों की संख्या है 15। सुन्नी के विधि के अंतर्गत कौन प्राथमिक वारिस है? तो इसका आंसर है अपना दादा, अपना दादी, अपना सगी बहन, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। प्राथमिक प्राइमरी हेयर इसमें होता है, भाई बहन ही है, भाई बहन भी नहीं, सिर्फ भाई मुस्लिम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्शनेबल क्लेम? तो यह है राइट टू क्लेम डिक्रीटल सम, डिग्री में जो सम मिला वो क्लेम करना एक्शनेबल क्लेम नहीं है। राइट टू क्लेम एरियर्स ऑफ रेंट ऑफ हाउस एक्शनेबल क्लेम है, एक्शन करेगा मांगेगा तो मिल जाएगा। राइट टू क्लेम एरियर्स ऑफ मेंटेनेंस एक्शनेबल क्लेम है। राइट टू क्लेम मनी पेएबल अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक्शनेबल क्लेम है, मांगेगा तो मिल जाएगा, तो एक्शनेबल क्लेम है। राइट टू क्लेम डिक्रीटल सम, अब डिग्री अभी मिला नहीं है, डिग्री मिलेगा तो उसके एरियर्स पैसा मिलेगा, तो वो मतलब एक्शनेबल क्लेम नहीं है। डिग्री मिल जाता तो भले ही, डिग्री मिल जाएगा अभी तो नहीं यहाँ बोल रहा है। देखिए हिंदी में इसका निम्नलिखित में से कौन सा अभियोज्य दावा नहीं है? तो ये है अभिज्ञप्ति के अंतर्गत देय धन प्राप्त करने का अधिकार। बाकी अभियोज्य दावा है मकान में बकाया किराया प्राप्त करने का अधिकार, भरण पोषण बकाया धन प्राप्त करने का अधिकार, जीवन बीमा पॉलिसी के अधीन देय धन प्राप्त करने का अधिकार, ये सब अभियोज्य दावा है। द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ इज नॉट, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ इज दैट नो मैन कैन ट्रांसफर ए बेटर टाइटल इन property that what he himself had got. Exception to this rule is found in section 41-43 of Transfer Property Act. विधि का समान सिद्धांत यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने संपत्ति में अपने से अच्छा एक अंतरित नहीं कर सकता, अपने से अच्छा हक अंतरित नहीं कर सकता। इस नियम का अपवाद निम्नलिखित में से किस धारा में है? तो इसमें है 41 और 43, संपत्ति अंतरण अधिनियम का अधिकार 41 और 43 में। 63 नो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैन ऑपरेट टू क्रिएट एन इंटरेस्ट विच इज टू टेक इफेक्ट आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ वन और मोर पर्सन्स लिविंग एट द डेट ऑफ सच ट्रांसफर। दिस प्रोविजन इज कवर्ड अंडर द रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। हिंदी में देख लेते हैं कि कोई भी संपत्ति हस्तांतरण ऐसे हित सृष्टि करने के लिए प्रवृत्त नहीं हो सकता जो ऐसे अंतरण की तारीख को जीवित एक या अधिक व्यक्तियों को जीवन काल के पश्चात प्रभावी हो। यह प्रावधान आती है सी शाश्वतता के विरुद्ध नियमों के अंतर्गत। Means no transfer of property can operate to create an interest which is take effect after the lifetime of one or more persons living at the date of such transfer. This provision is covered rule against perpetuity, है ना। It can be operate to create an interest which is take effect after the lifetime of one or more persons. लाइफ में ही जो हित मिलना है मिल जाना चाहिए। 64
द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट पेंडेंस परटेन्स टू पब्लिक यूटिलिटी, लंबित बाद का सिद्धांत रखते हैं लोक उपयोगिता से। व्हाट इज लीस्ट पेंडेंस मीन्स जब कोई केस किसी न्यायालय में पेंडिंग हो तो उस पर दूसरा केस फाइल नहीं हो सकता। और व्हाट इज मीन्स एक हो गया रेस्ट सब जुडाइस भी इसको बोल सकते हैं, दूसरा हो गया रेस्ट जुडिकाटा। तो जब कोई केस डिसाइडेड है, फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड है, जजमेंट डिलीवर्ड है, तो उस पर कोई और उस मुद्दे पे दूसरा केस फाइल नहीं हो सकता। 65 मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल इज, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल इज सशर्त विक्रय द्वारा बंधक है, बंधक विक्रय की संविदा है ना। मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल इज, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल क्या होता है? मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल इज मॉर्गेज ही होता है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल तो नहीं होगा, सेल तो नहीं होगा, नीदर सेल नॉर मॉर्गेज है। मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल एक मॉर्गेज ही है ना। सशर्त विक्रय द्वारा बंधक है, बंधक है, मॉर्गेज मतलब बंधक। द वेस्टेड इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विच इज बाउंड टू हैपन, संपत्ति में निहित हित निर्भर करता है किसी ऐसी घटना के घटित होने पर जो निश्चित रूप से घटित होने वाली है। संपत्ति में निहित हित निर्भर करता है किसी ऐसी घटना से घटित होने पर जो निश्चित रूप से घटित होने वाली है। द वेस्टेड इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट बाउंड टू हैपन। A transfer his property to B for life and after his death to C and D equally to be divided between them to survivor of them or to survivor of them. C died during lifetime of B. D survives B. At B's death, the property shall pass to D. There are some characteristics of an usufructuary mortgage under the section 58 of the Transfer of Property Act. तो इसमें कहता है कि 1 और 3 all of the above are relevant. There is no personal liability on the mortgagor, no time limit is fixed. Mortgage takes the whole or part of the rent and profit. कहता है देर आर सम कैरेक्टरिस्टिक मॉर्गेज अंडर द 58 ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 58 के अंतर्गत भोग बंधक की निम्नलिखित कुछ विशेषताएं हैं कि बंधककर्ता पर कोई व्यक्तिगत उत्तरदायित्व नहीं है, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, बंधक दार पूर्ण या भाग में किराया या भाग लेता है। नेक्स्ट है 69 सच कंडीशन शैल बी वाइड विच इज डिपेंडेंट ऑन मोर देन वन पॉसिबिलिटी। दिस प्रिंसिपल वाज रिकॉग्नाइज्ड लेटर इन द प्रिंसिपल इन वाइट वाई और मिचेल। प्रिंसिपल इन वाइट वाई वर्सेज मिचेल। ऐसी शर्त शून्य होगा जो एक से अधिक संभावनाओं पर निर्भर हो। इस सिद्धांत को कालांतरण में मान्यता दी गई हिटवी बनाम मिचेल के सिद्धांत में। 70 ए टेक्स ए लोन ऑफ प्रॉफिट 5000 फ्रॉम बी, ठीक है, एंड मॉर्गेज हिज हाउस एज सिक्योरिटी, ठीक है। इन द मॉर्गेज डीड इट वाज आल्सो मेंशन दैट इफ ही कुड not pay the amount within 5 years, then B will have right to sell the house and recover his amount. If the money could not be recovered from the sale of house, then A will personally liable to it. Mortgage by conditional sale. तो इसको क्या कहते हैं? इसको ऑप्शन सही है सिंपल मॉर्गेज। इंग्लिश मॉर्गेज, उसफ्रुक्चुअरी मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, तो यह सिंपल मॉर्गेज। कहता है ए 20 से 5000 रुपये कर लेता है, मैं प्रतिभूति के रूप में अपना मकान भी बंधक रख देता है। बंधक में विलेख में प्रावधान था कि
यदि वह 5 साल के अंदर पैसा अदा न कर सके तो भी मकान बेचकर पैसा वसूल करने का अधिकार होगा। यदि मकान बेचकर पैसा वसूल नहीं हो सका तो ये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी भी होगा। इसको बोलते हैं सादा बंधक, सिंपल मॉर्गेज। 71 Assumption recognition of the principle of equity in the specific relief act is regarding the all, मतलब specific performance of the act, injunction of ratification and registration of the act। कहता विशिष्ट अनुतोष अधिनियम में साम्य के सिद्धांत की सांविधिक मान्यता संबंधित है। विशिष्ट पालन से, व्यादेश से, संशोधन या विखंडन से, तो उपयुक्त सभी। He who seeks equity must do equity is particularly incorporated in which of the following? To section 38 of a specific relief act। जो साम्य की अपेक्षता करता हो उसे साम्य का पालन करना होगा। यह साम्य में से निम्नलिखित विशेष रूप से सम्मिलित है। विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 38 में, तो सेक्शन 9 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में, मतलब दोनों में है। हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी इज पर्टिकुलरली इनकॉर्पोरेटेड इन सेक्शन 9 में भी है, सेक्शन 38 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी है। सेक्शन 48, 78 एंड 79 ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट प्रोवाइड द एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मैगजीम। तो कहता है वेयर इक्विटीज आर इक्वल द फर्स्ट इन टाइम शैल प्रिवेल, है ना। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 48, 78 और 79 निम्नलिखित सूत्र का प्रस्तुत करता है, उदाहरण प्रस्तुत करता है। जहाँ साम्य समान हो, समय पूर्व अभिभावी होगा। Where there is equal equity, the law shall prevail. Which of the doctrine of Indian law is based on this maxim? तो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ सेट ऑफ है, डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग है, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, तीनों को लागू करता है। जहाँ साम्य समान हो वहाँ विधि अभिभावी होगा। विधि या भारतीय विधि का कौन सा सिद्धांत इस सूत्र पर आधारित है? Where there is equal equity, the law shall prevail. Which of the doctrine of law based on this मानिए? The doctrine of setup। सेटअप क्या होता है कि जितना पैसा बकाया, मान लो कि लोन हमको 1 लाख लिए है, अब 50,000 हमारा भी बकाया है तो 50,000 देना, ये सेटअप हो गया। डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग, जैसे 1 लाख रुपया मान लो कि हमने कर्ज लिया है, लेकिन हमने उसके पुत्र को 50,000 रुपया या 25,000 का कुछ पढ़ाई करा दिया है स्कूल या कॉलेज में, उसमें फीस बकाया है। और मैं कॉलेज का मान लो या कोचिंग का डायरेक्टर हूँ, तो वो मार्शलिंग होगा, मतलब उधर से भी मैं 25,000 माइनस करके उसको पैसा 75,000 दूंगा। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, मतलब कि 1 लाख रुपया मेरे पास बकाया है, तो मेरे पास या तो मैं 1 लाख रुपया दूँ, अब 1 लाख नहीं है, 1 लाख का सोना है, तो चाहे तो सोना ले ले, नहीं तो चाहे तो पैसा लेगा तो सबमिट करने पड़ेगा। तो यह डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अंडर इंडियन लॉ डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन एम्स एट कंपनसेशन, ठीक है। अंडर इंग्लिश लॉ डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन एम्स एट फॉरफीचर और कन्फिस्केशन, है ना। तो नीदर ए नॉर बी इज करेक्ट। इंडियन लॉ डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन एम्स एट कंपनसेशन तो नहीं है, और एक सही नहीं है। अंडर इंग्लिश लॉ डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन एम एट फॉरफीचर और कन्फिस्केशन, कन्फिस्टिकेशन नहीं होता है, कन्फिस्केशन होता है, टी है ही नहीं इसमें, तो कन्फिस्केशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स इज नॉट नेसेसरी फॉर क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स इज नॉट नेसेसरी फॉर क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो नॉट नेसेसरी फॉर क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स इज नॉट नेसेसरी फॉर क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट। द लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट नेसेसरी फॉर क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट।
ट्रस्ट किसी को भी दिया जा सकता है, बेनिफिशियरी हो सकता है, वो ट्रस्टी हो, ऑथर ऑफ ट्रस्ट, ये सब जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन नॉट नेसेसरी तो बेनिफिशियरी जरूरी है, ट्रस्टी जरूरी है, ऑथर ऑफ ट्रस्ट जरूरी है ना, वो लिखित में, ट्रस्ट लिखित में जरूरी है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जरूरी नहीं है। किसी को भी ट्रस्ट दिया जा सकता है, लेकिन ट्रस्टी मालिक नहीं होता है और वो मालिक होने का दावा कर देता है, वो गलत है। लायबिलिटी ऑफ ट्रस्टी इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 23 to 29 of the Indian Trust Act. Liability of breach of trust has been provided in section 23 of the Indian Trust Act. In case of specific performance of contract, the right of the parties are governed by the principle of equity and law, है ना। सी 79 साम्य और विधि के सिद्धांत पर संविदा के विशिष्ट अनुपालन के मामलों में पक्षकार के अधिकार शासित होते हैं। नेक्स्ट है द रिलीफ बाय द वे ऑफ मैंडेटरी इंजेक्शन इज डिस्क्रिशनरी। व्यापक आदेश द्वारा दिया गया उपचार विवेकाधीन है, डिस्क्रिशनरी होता है। Tortious liability arises from the breach of duty, primary fixed by law, who said the statement। तो इसको कहा है विनफील्ड ने। दुष्कृत्यपूर्ण दायित्व का जन्म विधि द्वारा पूर्व निर्धारित कर्तव्य के उल्लंघन से होता है, इस कथन को विनफील्ड ने कहा। Tortious liability arises from the breach of duty, primarily fixed by law, whether for a wrong both tortious and criminal liability may arise। बुद्ध लायबिलिटी में राइट क्या एक दोष के लिए दुष्कृत्यपूर्ण एवं आपराधिक दायित्वों दोनों दायित्वों का उत्पन्न हो सकता है? तो सी में है, दोनों दायित्व उत्पन्न हो सकते हैं। 83 में कहता है पिजन होल थ्योरी वाज प्रोफाउंडेड बाय सालमंड। कबूतर खाने का सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता है सालमन द्वारा, है ना। मुगुल स्टीमशिप कंपनी वर्सेज मैकग्रेगर कॉव एंड कंपनी 1892 AC 25 बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग मैगजीन। तो ए बिलोंग टू डैमनम साइन इंजरी, मतलब डैमेज विदाउट इंजुरी, है ना। सी विधिक क्षति के बिना हानि, डैमेज विदाउट इंजुरी। वॉलेंट्री नॉन फिट इंजुरिया, मतलब जो वॉलेंट्री होता है उसको कोई इंजुरी नहीं होता। इंजुरी साइन डैनम, मतलब इंजुरी विदाउट डैमेज। उबी जस्ट इबी रिमीडियम, जहाँ अधिकार है वहाँ उपाय है। तो ये मुगल स्टीमशिप कंपनी में बताया है कि डैमनम साइन इंजुरिया, डैमेज विदाउट इंजुरी मीन्स विधिक क्षति के बिना हानि। रटिफाई द मैगजीन साइंटी नॉन फिट इंजुरिया मीन्स मेयर नॉलेज डज नॉट इम्प्लाई कंसेंट टू टेक रिस्क। सिर्फ ज्ञान खतरे को आमंत्रित करना नहीं है। Right of action is extinguished by the death of one or other party. The statement is true except in certain cases। एक या अन्य पक्षकार की मृत्यु पर वाद करने का अधिकार पर समाप्त हो जाता है, सत्य है कुछ मामले को छोड़कर। राइट ऑफ एक्शन इज एक्सटिंग्विश्ड बाय द डेथ ऑफ वन और अदर पार्टी। द स्टेटमेंट इज ट्रू एक्सेप्ट इन सर्टन केसेज। Right of action is extinguished by the death of one or other party. The statement is true except in certain cases। In the law of tort, nominal damage are awarded for the recognition of legal right, है ना। दुष्कृत विधि में नाम मात्र की क्षति पूर्ण हो जाती है विधिक अधिकार की मान्यता हेतु। ये प्रोवाइड किया गया आंसर बीपीएससी द्वारा।
Distress damage efficient means right to detain the things until compensation is paid. Distress damage efficient मीन्स वस्तु पर निरुद्ध का अधिकार जब तक अनुतोष मतलब कंपनसेशन प्राप्त न हो जाए. An unlawful interference with the person's use or enjoyment of land, some right over or in connection with it, is known as tort of nuisance. An unlawful interference with the person's use or enjoyment of land or some right over or in connection with it is known as tort of nuisance. An unlawful interference with the person's use or enjoyment of land or right over or connection with it known as nuisance. कहता व्यक्ति की भूमि या उससे संबंधित किसी अधिकार के उपयोग या उपभोग पर विधि विरुद्ध हस्तक्षेप निम्नलिखित दुष्कृत्य के रूप में जाना जाता है. अपदूषण मतलब न्यूसेंस. In which case fundamental test for determining duty to take care was laid down. तो यह है डोंगू वर्सेस स्टीवसन में किस बात में सावधानी रखने के कर्तव्य के आधारभूत परीक्षण को प्रतिपादित किया गया था. तो यह है डोंगू वर्सेस स्टीवसन में. फंडामेंटल टेस्ट डिटरमाइनिंग ड्यूटी टू टेक केयर. ठीक है, तो डोंगू वर्सेस स्टीवसन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट इन एस्टेब्लिशिंग ए केस इन लाइबल. लाइबल मतलब लिखकर, डिफेमेशन. स्लेंडर मतलब से मतलब बोलकर डिफेमेशन. तो यह है सेक्शन ऑफ पब्लिक हु नोज लेस ऑफ द प्लेंटिफ. अपलेख के मामले में स्थापित करने में निम्नलिखित में कौन सा तत्व नहीं है. तो एक लोगों का एक वर्ग जो वादी के बारे में अल्प ज्ञान रखता हो. तो द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट एस्टेब्लिशिंग केस लाइबल है ना. लिखकर बोलने का कोई मतलब नहीं हो यदि उसके बारे में जानकारी ही नहीं किसी को हो. 92. If a person wants to bring an action under law of tort for the tort of public nuisance, he must have to prove that the injury was direct and substantial only to him. ठीक है, यदि एक व्यक्ति दुष्कृत्य विधि में लोक प्रदूषण के दुष्कृत्य हेतु वाद लाना चाहता है तो उसे सिद्ध करना पड़ेगा क्षति प्रत्यय सारभूत एवं सिर्फ उसे ही थी. नेक्स्ट है इन स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट द इंडिविजुअल हैज नो चॉइस बट टू एक्सेप्ट. जैसे पहले से लिख के दिया है कॉन्ट्रैक्ट, उस पर सिर्फ साइन करना है, तो नो चॉइस है. एक्सेप्ट बट टू एक्सेप्ट है ना. तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए. कॉन्ट्रैक्ट दोनों को सहमति से होता है, वो अच्छा रहता है. व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ द मिस्टेक एज टू लॉ इन्फोर्स इन द इंडिया ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडेबल करना. व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ लॉ मिस्टेक एज टू लॉ इन्फोर्स इन इंडिया ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट. द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वाइडेबल. एक पार्टी मिस्टेक में है तो वाइडेबल, दोनों पार्टी मिस्टेक में है तो वाइड. तो वो वाइडेबल होगा नहीं होगा, तो वाइडेबल कोर्ट में जाएगा तो वाइडेबल होगा, नहीं तो वाइडेबल नहीं होगा. नेक्स्ट, ए गुरु स्पिरिचुअल एडवाइजर इंड्यूसेस द चेला हिज डिवोटी टू गिफ्ट हिम होल ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू सिक्योर बेनिफिट ऑफ हिज साइल इन हेवन. द गिफ्ट शैल बी वाइडेबल है ना, क्योंकि वह उसके पूरा प्रॉपर्टी ले रहा है भ्रमित करके, मिस्टेक में ले रहा है तो वाइडेबल होगा. सेक्शन 128 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज रिलेटेड टू तो है श्योरिटीज लायबिलिटी.
A continuing guarantee may be revoked for further transaction at any time. The bailee without the consent of the bailer mixes the goods of the bailer with his own goods in such a manner that it is impossible to separate the goods and deliver them back. The bailer is entitled to compensated by the bailee for the loss of goods. The bailment of goods as security for payment of a debt. The performance of promise is called pledge. The bailment of goods as security for payment of debt or performance of a promise is called pledge. Bailment of goods for security of payment of debt is called pledge. ऋण के भुगतान या वचन की पूर्ति हेतु प्रतिभूति के रूप में माल का निक्षेपण करना कहलाता है। क्या कहलाता है? गिरवी। प्लेज मीन्स गिरवी, मॉर्गेज मीन्स बंधक, गारंटी मीन्स प्रतिभूति, इंडेमनिटी मीन्स हानि रक्षा। हु में एम्प्लॉय एन एजेंट, तो एनी मेजर और माइनर में, हु में एम्प्लॉय एन एजेंट, तो एनी मेजर पर्सन एंड पर्सन ऑफ साउंड माइंड। In which of the following condition can an agent sub-delegate his authority to another person? When commercial practice involves such delegation. In which of the following conditions can an agent subdelegate his authority to another person? When commercial practice involves such delegation. Indemnity holder action within the scope of his authority is entitled to recover from the promisor. All of the above. Indemnity holder acting within the scope of his authority is entitled to recover from the promisor, है ना। All damages he may be compelled to pay in any suit, all costs which he may be compelled to pay in any suit, all sum which he may have paid under the term of any promise of any suit, all of the above। कहता हानि रक्षाधारी मतलब इंडेमनिटी होल्डर अपने पदाधिकार, अपने अथॉरिटी के अंतर्गत कार्य करने वाले करते हुए वचनदाता के निम्नलिखित वसूली करने का अधिकार है। समस्त क्षतिपूर्ति जिसे बाद में से उसे देने का बाद होना पड़ा, समस्त खर्चे जिसे बाद में से उसे देने के बाद होना पड़ा, समस्त धनराशि जिसे उसे किसी बाद के अंतर्गत समझौते की शर्त के अनुसार देना पड़ा। 109 The case of Mosses versus McFarlane deals with which of the following? मोसेज बनाम मैकफरलान बाद निम्नलिखित से संबंधित है। द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट अर्ध संविदा। द मोसेज वर्सेस मैकफरलान डील्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट अर्ध संविदा से संबंधित है। When the party to a contract agree to substitute the existing contract with a new contract, it is known as novation, नवीनीकरण। जब संविदा के पक्षकार विद्यमान संविदा को नई संविदा से प्रस्तावित करने का सहमति होता है, ऐसे को नवीनीकरण कहते हैं। When the party of contract agree to substitute the existing contract with a new contract is known as novation. An unpaid seller can exercise the right to lien when the buyer has become insolvent. एक असंदत विक्रेता धारणाधिकार का प्रयोग कर सकता है जब क्रेता दिवालिया हो गया हो। मतलब when the seller has waived the right of lien when he has delivered goods to the buyer when the buyer has lawfully obtained the possession of goods। कहता है कि अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ लाइन। एक असंद विक्रेता धारणाधिकार का प्रयोग कर सकता है व्हेन द बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट। अनपेड लेकिन उसी के शॉप में रखा होता हो, वो डिलीवर कर दिया हो और गलती से फिर उसके शॉप में किसी दूसरे वजह से पैकिंग के लिए आया हो, तब वो रख नहीं सकता है। डिलीवर कर दिया तो नहीं रख सकता, डिलीवर नहीं किया तो रख सकता है।
111 112 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। तो एक्शनेबल क्लेम गुड्स में नहीं आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो स्टिपुलेशन एज ए वारंटी में नॉट बी ट्रीटेड एज कंडीशन, है ना। बाकी करेक्ट है क्या, कंडीशन एंड वारंटीज आर स्टिपुलेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कंडीशन इज ए स्टिपुलेशन essential to main purpose of contract. Warranty is a stipulation collateral to main purpose of contract. A seller sells undergarments which causes a skin disease to buyer. What is the liability of seller? He is liable for breach of a condition. A seller sells undergarments which causes skin disease to buyer, ठीक है। What is liability? He is liable for breach of a condition. Which of the following is not an exception to the doctrine of nemo data quod non habet? Sale by buyer in possession before sale. Sale by buyer in possession before sale. निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा नेमो डेट कोड नॉन हैबिट के सिद्धांत का अपवाद नहीं है? तो ये है विक्रय पूर्ण कब्जा युक्त क्रेता द्वारा विक्रय। शून्यकरण क्षमता के अंतर्गत कब्जा करने वाला व्यक्ति का विक्रय। सेल बाय पर्सन इन पोजीशन अंडर बाय डबल कॉन्ट्रैक्ट। सेल बाय सेलर इन पोजीशन आफ्टर सेल। Sale by seller in possession after sale. Sale by buyer in possession after sale. तो इसमें सी सही है, सेल बाय सी आंसर करेक्ट है कि following is not exception to the doctrine of nemo dat quod non habet. Sale by buyer in possession before sale. When a negotiable instrument is dishonored, है ना, द लायबल पार्टी पेज कंपनसेशन टू होल्डर। बैंक को नहीं, इंडोर्सर को नहीं, कोर्ट को नहीं, होल्डर को देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक है, शेयर सर्टिफिकेट नहीं है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्रोमिसरी नोट यस है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है। कहता है ए ड्राज ए चेक इन फेवर ऑफ बी, ठीक है, और वो बी है जो माइनर है, तो बी माइनर आगे कुछ कर ही नहीं सकता। बी इंडोर्सेज इट इन फेवर ऑफ सी नहीं कर सकता, और सी इंडोर्सेज इन फेवर ऑफ डी। तो डेलीगेटी कैन नॉट डेलीगेट ए बेटर टाइटल। तो टाइटल नहीं तो कैसे डेलीगेट करेगा। द चेक डिसऑनर हो गया, तो क्या होगा, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अवेलेबिलिटी। तो सी कैन क्लेम पेमेंट फ्रॉम ए, ठीक है, डी कैन क्लेम पेमेंट फ्रॉम सी एंड ए, सी एंड डी कैन क्लेम पेमेंट फ्रॉम बी, है ना। तो सी एंड डी कैन क्लेम फ्रॉम बी, बी से तो कोई क्लेम ही नहीं कर सकता है, ठीक है ना। सी एंड डी कैन नॉट क्लेम फ्रॉम बी। ए से कोई क्लेम करना कर लो, सी कर लेगा, डी कर लेगा, चलेगा। तो डी कैन क्लेम फ्रॉम द सी एंड ए। तो ये सही है। तो सही नहीं कौन सा है, तो सी एंड डी कैन क्लेम फ्रॉम बी, बी से माइनर से कोई क्लेम नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ द रिगार्ड टू प्रेजेंटेशन फॉर एक्सेप्टेंस। तो द बिल कैन नॉट बी प्रेजेंटेड टू लीगल रिप्रेजेंटेशंस इन द केस ऑफ डेथ ऑफ ड्रॉई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू बाउंसिंग ऑफ चेक।
तो बाउंसिंग ऑफ चेक के संबंधी ऑफेंस ऑफ चेक बाउंस इज ए कंपाउंडेबल ऑफेंस। ठीक है। एवरी ट्रायल ऑफ चेक बाउंस शैल बी कंक्लूडेड विद इन 3 months। In trial of such case, provision section 262 to 65 of CRPC will not apply. In case of conviction, summary trial of such case, magistrate shall pass a sentence of imprisonment for a term of 2 years. तो which of following statement is correct? तो correct सिर्फ है कि offense of check bouncing is a compoundable offense, बाकी सब गलत है। An application for prevention of oppression and mismanagement in a company should be made to the नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है। हाई कोर्ट में नहीं जाना है, स्टार ऑफ कंपनी के पास नहीं जाना, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं जाना है, किसके पास जाना, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में, कि मिसमैनेजमेंट कंपनी में है तो जाना है। फॉर डिसोल्यूशन ऑफ ए कंपनी द ट्रिब्यूनल शैल पास ऑर्डर when affairs of the company are completely wound up. For dissolution of a company, the tribunal shall pass order when affairs of the company are completely wound up. Next, which of the following statement is not correct? तो a company cannot have more than one manager at a time, सही है। A firm cannot be appointed as manager of a company, सही है। Manager can be appointed for a period of 5 years at a time, सही है। A company can have more than one manager at a time, ये गलत है। A director appointed to fill up the casual vacancy will hold office for a term of 5 years, गलत है। For a term of 3 years, गलत है। Up to next meeting of the board, गलत है। A director appointed to fill up casual vacancy will hold office up to date of expiry of term of office of outgoing director। ठीक है। आउटगोइंग डायरेक्टर का डेट ऑफ एक्सपायरी तक। अब मैं लिस्ट 1 से 2 को मैच करना, 1 से 2 को। तो ए रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्नकंड मैच करता है, इंडोर मैनेजमेंट के बारे में बोलता है। बी सालमन एंड सालमन कंपनी लिमिटेड बोलता है कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के बारे में। सी फास वर्सेज हॉर्बेटल बोलता है रूल ऑफ मेजोरिटी के बारे में। डी एसबरी रेलवे कैरिज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेज रिचे बोलता है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस के बारे में। The Indian Evidence Act 1872 has been divided into 3 parts and 11 chapters. A prosecutes B for adultery with C। ए के वाइफ है, अपने पत्नी के साथ एडल्ट्री के लिए बी पर केस करता है। बी डिनाइज दैट शी इज एज वाइफ बट द कोर्ट कन्विक्ट्स बी ऑफ एडल्ट्री। आफ्टरवर्ड सी इज प्रोसिक्यूटेड फॉर बाइगैमी इन मैरिंग बी ड्यूरिंग एज लाइफ टाइम। She says that she never was his wife. The judgment against B is irrelevant as against C। मतलब ए की पत्नी ने बी के साथ एडल्ट्री कर दिया, बी बोल रहा है इसका वाइफ नहीं है और उसने मेरे साथ शादी किया है, तो जो पत्नी है बाइगैमी के लिए भी दोषी हो गया और बी जो है एडल्ट्री के लिए भी दोषी हो गया, तो एक दूसरे के केस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये बोल रहा है। लॉ ऑफ एविडेंस इज एंड एडजेक्टिव या प्रोसीजर लॉ, सब्सटेंटिव लॉ नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज प्रॉपर कस्टडी गिव्स राइट टू ए प्रिजम्पशन एज टू डिजिटल सिग्नेचर टू बी फिक्स्ड बाय दैट ऑफ पर्टिकुलर पर्सन अंडर द सेक्शन 90 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट इफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस्ड इज 20 years old, 20 साल पुराना होना चाहिए। Necessity rule as to the admissibility of evidence is contained in section 32 of the Indian Evidence Act। डाइंग रेगुलेशन भी इंडियन एविडेंस एक्ट में है। कोई पर्सन नॉट फाउंड है, कोई स्टेटमेंट दिया है तो भी सेक्शन 32 में है। सेक्शन 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू क्रिमिनल ट्रायल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो होस्टाइल विटनेस सेक्शन 154 है एविडेंस एक्ट में। बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू द ओनरशिप सेक्शन 110 में है।
यही सही, ये भी सही है। रिफ्रेशिंग मेमोरी सेक्शन 159 में है, करेक्ट है। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन सेक्शन 124 में नहीं है, ये फॉल्स है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस इज गिवन इन CRPC अंडर फर्स्ट शेड्यूल, ये सही है। नेक्स्ट, it is mandatory to produce the person arrested before the magistrate within 24 hours of his arrest, सेक्शन 57 में दिया गया। तो 57 को 5 और प्लस 7 क्या होता है 12, गुने 2 डिजिट है तो 2 से कर दो, तो 12 दूनी 24, 24 घंटे में 57 में प्रोड्यूस करना है कोर्ट में पुलिस को, अरेस्टेड व्यक्ति को। Under Section 167 of CRPC, magistrate can authorize detention of a total period of 90 days during investigation, case of offence punishable with death, with imprisonment for life, with imprisonment for a term not less than 10 years। तो 90 दिन तक क्या दे सकता है, पुलिस कस्टडी दे सकता है ना, 10 साल से ऊपर के सजा वाले केस में सिर्फ। द टर्म विक्टिम इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2WA। Every person aware of the commission of an offence punishable under the following section is bound to give information thereof to the nearest magistrate or police officer, सेक्शन 302 of the Indian Penal Code कहता है। 143 question, a decision in a suit may operate res judicata against person not expressly named as party to the suit by virtue of explanation 4 of section 11 of CPC। The court may impose a fine for default upon a person required to give evidence as to produce document directed under section 30B of CPC, and such fine as per section 32C is not to exceed 5,000 rupees। Appointment of receiver has been dealt with under Rule 15। The provision for substituted service of summon on the defendants has been made under Order 5, Rule 20 of CPC। In case of urgent or immediate relief, where leave to investigate suit without service of notice under Section 86 of CPC has been granted, no interim or otherwise ex parte relief can be granted। Next, the arbitrator in case of international commercial arbitration is appointed by the parties themselves। The Arbitration and Conciliation Amendment Act 2015 came into force on 3rd October 2015। Degree or orders made by small cause court are revisable by the High Court। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा नहीं, रिवाइज होगा हाई कोर्ट द्वारा। स्मॉल काउज कोर्ट के डिग्री और ऑर्डर हाई कोर्ट ही रिवाइज कर सकता है। थैंक यू दोस्तों, इस तरह से हम ला का 150 क्वेश्चन समाप्त कर दिए। आप इसको देखिए, इससे बहुत आपको फ़ायदा होगा। इससे आपको 40% प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन मैच कर जाएंगे। आप इसको ज़रूर देख कर जाइए, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू, बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।